अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक होगा हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपका, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस भी होती है जो कि हमारे तकरीबन तमाम अप्लायंस के अंदर चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तमाम अप्लायंस के अंदर जो है वो कैपेसिटर का यूज होता है। ठीक है। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इट इज a device which is used to store electric charges or electrical energy। ठीक है। तो कैपेसिटर एक ऐसे डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं अपने अप्लायंसेस के लिए चार्जेस को स्टोर करने के लिए। या चार्जेस की जो एनर्जी है जो अपने पूरे सर्किट में यूज करेंगे, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हमारे अप्लायंस वर्क करते हो, वो एनर्जी स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो घरों वगैरह में फैंस वगैरह लगते हैं या कुछ मोटर्स वगैरह लगी होती हैं, उन मोटर्स के अंदर जो स्टार्टिंग में अगर हम कोई न्यू कैपेसिटर लगाते हैं तो बहुत स्पीडली वर्क करती है, बहुत स्पीडली मूव करती है। लेकिन विद द टाइम पीरियड वो आहिस्ता स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है जब उसका कैपेसिटर वीक हो जाता है। और फिर हम जो है वो कुछ टाइम बाद जब कैपेसिटर को अगर वीक हो जाए बिल्कुल ही, या कैपेसिटर खराब हो जाए, जल जाए, हम उस कैपेसिटर को दोबारा अगर चेंज करते हैं तो फिर दोबारा हमारे जो अप्लायंस है वो उसी तरह वर्क करती हैं जिस तरह वो पहले कर रही होती थी। जिस तरह पहले उसकी स्पीड थी फिर दोबारा वही स्पीड हो जाती है। ऐसा हुआ क्या इस कैपेसिटर के अंदर चेंज करने में कि दोबारा उसको वही पावर मिल गई। देखिए, अप्लायंसेस के लिए एक बेसिक चीज सुन लीजिए, एक एग्जांपल आप सुन लीजिए, तो उस एग्जांपल से आपको बड़ा अच्छी हेल्प होगी इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। कैपेसिटर के हमारे डिवाइसेस में दो मेन काम होते हैं। जैसा कि आप एक काम कीजिए, हम एक काम करते हैं, बहुत लंबा एक पाइप लें, वाटर पाइप, ठीक है, और उसका एक एंड आप अपने हाथ में रखें, दूसरा एंड बहुत दूर जाकर, बहुत मतलब लॉन में रखें एक एंड, ठीक है, और एक एंड जो वर्ग अंदर जाकर और बहुत दूर जाकर उसको पाइप को किसी नलके में लगा दें, मतलब डिस्टेंस बहुत लंबा हो। अब क्या होगा, आपने उस पानी को ऑन कर दिया। जैसे ही पानी को ऑन करोगे, क्या उसी वक्त विद इन अ सेकंड, विद इन अ नैनो सेकंड, जैसे टेप ऑन किया आपने, बहुत दूर लगा हुआ था, क्या पाइप के दूसरे एंड में पानी आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम में पानी को वहां से लेकर लास्ट तक पहुंचने में, ट्रेवल होने में कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम लगेगा, फिर पानी जो है वो दूसरे एंड से पास होना स्टार्ट होगा। यहां तक बात समझ आई? ये वो एग्जाम्पल है जब कैपेसिटर नहीं होता। जब कैपेसिटर नहीं होगा तो चार्जेस मूव नहीं कर सकेंगे। जब कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर समझ लीजिए एक तरीके से वो पाइप का काम करती है, वो लिंक का काम करती है, या जैसे आप बटन ओपन करते हो फौरन जो है वो करंट मूव करना स्टार्ट करता है और अप्लायंस वगैरह चलना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा ये फायदा होता है कि आप एक काम कीजिए, नल आपने ऑन कर दिया, टेप ऑन कर दिया, अब पाइप के दूसरे एंड पर आप एक हाथ रख लीजिए। हाथ रखने तो पाइप के थोड़े से मतलब पानी क्या हो जाएगा, बंद होगा। अब जैसे हाथ हटाओगे वैसे क्या होगा, पानी एक प्रेशर के साथ निकलेगा। ऐसे ही होता है। अब फिर क्या करें, फिर हाथ रख लें, फिर हटाएं, फिर प्रेशर से पानी का फिर रखें, फिर बार बार ऐसा करते तो क्या होगा, जितनी दफा आप हाथ रखोगे, जितने दफा हाथ हटाओगे, पानी एक प्रेशर के साथ निकलेगा। ऐसे ही होता है। बस यही काम कैपेसिटर का भी होता है हमारे डिवाइसेस के अंदर। हमारी डिवाइसेस को एक कंटिन्यूअसली प्रेशर चाहिए, एक ब्रश चाहिए, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हमारे अप्लायंस वर्क कर सकें। ठीक है। एक नॉर्मल एनर्जी जाती रहेगी तो उससे एनर्जी अप्लायंस वर्क नहीं करते, उसको बकायदा प्रेशर चाहिए, थ्रस्ट चाहिए, जिससे वो काम करे। तो कैपेसिटर भी यही काम करते हैं। कैपेसिटर उन चार्जेस को स्टोर करते हैं। ठीक है। स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद वो बल्क फॉर्म में, थ्रस्ट की फॉर्म में आगे हमारे अप्लायंस को मतलब सबमिट करते हैं। फिर कलेक्ट करते हैं चार्जेस को, स्टोर करते हैं, फिर एक कंप्लीट एक पैकेज बनाते हैं, फिर एक बर्स्ट करके साथ आगे भेज देते हैं, फिर एक बंडल बनाया, फिर आगे थ्रो कर। तो बार बार कंटिन्यूअस यही प्रोसेस होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे अप्लायंसेस वर्क
करते रहते हैं और बिना किसी फ्लक्चुएशन के वर्क करते हैं। अगर कैपेसिटर नहीं होता तो हमारे डिवाइसेस जो है वो फ्लक्चुएट भी करती हैं और जो है वो बहुत सी डिवाइस तो ऑपरेट ही नहीं होती बिना कैपेसिटर के। तो कैपेसिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस इन all type of electrical and electronics component. तो capacitor consists of the two plates. Initially both of the plates is neutral. Starting में दोनों plates क्या होती हैं? Neutral होती हैं। इस पे कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। इन प्लेट्स को हम कोई पोटेंशियल देके चार्ज करते हैं। ठीक है, चार्ज कैसे करते हैं उसका तरीका भी समझ लीजिए कि हम इस प्लेट को चार्ज करते हैं और वो जो चार्जेस हैं वो इसके सरफेस पे स्टोर्ड होते हैं, इस कैपेसिटर में स्टोर्ड होते हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों प्लेट जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाती हैं और चार्ज होने के बाद इसमें जितना चार्ज स्टोर हो सकता हो, अमाउंट या एबिलिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी is known as capacitance of a capacitor. ये इस कैपेसिटर की एबिलिटी है कि कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। हर अप्लायंस में एक जैसा कैपेसिटर यूज नहीं होता। हर अप्लायंस में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई हैवी कैपेसिटर लगा दोगे तो वो भी आपके अप्लायंस को जला देगा, क्योंकि जितना हैवी कैपेसिटर होगा चार्जेस को भी उतनी ही ज्यादा प्रेशर से या उतनी ही ज्यादा थ्रस्ट के साथ वो शूट आउट करेगा, जिससे हमारे अप्लायंस जलने का खतरा होता है। तो कैपेसिटर भी देख कर लगाया जाता है कि कितने अप्लायंस में कितना कैपेसिटर जरूरी होता है। तो एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस इज नोन एज द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, इसके बाद ये चार्ज कैसे होता है? अक्सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये प्लेट्स चार्ज कैसे हो गई। ठीक है, देखिए इसको चार्ज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। एक प्लेट को आपने बैटरी के साथ, या इसको इस तरह कर लीजिए कि हम इसको यहाँ पर डिवाइस में पूरी इस तरह बना देता हूँ। ये आपके पास एक स्विच है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसमें बैटरी कनेक्ट करी और फिर उसके बाद आपने इसको कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर के साथ। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का स्विच, या इसको की कह लेते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें जो मैंने बनाई हैं ये सारी जो है वो कनेक्टिंग वायर्स कहलाती है। ये क्या है? वायर्स। अब देखिए ये जो चार्ज है, ये जो आप ये कह लीजिए प्लेट चार्ज हुई है, चार्ज कैसे हो गई है? अब देखो, चार्ज होने के लिए हम बैटरी से इनको कुछ एनर्जी देंगे। अच्छा, बैटरी, एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि बैटरी क्या काम करती है। द पर्पस ऑफ द बैटरी इज, आगे ऑप्शन, टू गिवन द इलेक्ट्रॉन या टू गिवन द चार्जेस, टू गिवन द पोटेंशियल, डिफरेंस के कोई फंक्शन लिखे हुए, तो उसमें से क्या इसमें ऑप्शन ठीक होगा? ये क्या चीज देती है? इलेक्ट्रॉन, एनर्जी या पोटेंशियल? क्या चीज देती है? बैटरी क्या देती है? तो देखिए, पोटेंशियल जो है वो बैटरी सिर्फ पोटेंशियल देती है, मतलब वो एक पुशिंग पावर दे रही है जिसके जरिए हम चार्जेस को मूव करवाए। चार्जेस कहां से आए? चार्जेस याद रखिएगा, जो कनेक्टिंग वायर्स हमने लगाए ना, चार्जेस इन कनेक्टिंग वायर्स के होते हैं, क्योंकि ये वायर्स क्या है? बेसिकली कंडक्टर। आपको याद है हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं कि जितना अच्छी क्वालिटी का वायर होगा उतनी करंट या उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आसानी से पास करती है, रेजिस्टेंस कम होती है। हम कहते हैं भाई नॉर्मल वायर हो, स्टील वायर हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, करंट कम पास होता है। कॉपर की वायर हो तो और अच्छा करंट पास होता है ना? तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंडक्टर मटेरियल्स हैं,
वायर बेसिकली कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है और कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली इस वायर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कंडक्टिंग मटेरियल और जो अपने पेरेंट एटम से डी अटैच हो चुका है जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस वायर के होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल देके इस प्लेट में भेजा जा रहा है। अब एक काम करें, दो प्लेट लें, ठीक है, और इन दोनों प्लेट के दरमियान एक वायर लें, वायर यहाँ से लें और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें। बैटरी नहीं लगाएं इसमें बीच में। तो दोनों वायर को लगाने के बाद क्या इसमें से दोनों न्यूट्रल थे, थोड़ी देर बाद ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएंगी प्लेट? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये न्यूट्रल थी, इसमें जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव मौजूद थे। ये अब मजीद नेगेटिव को यहाँ नहीं अट्रैक्ट कर सकता अपने पास, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। इसको नेगेटिव को भेजने के लिए एक्सेस अमाउंट में कोई फोर्स चाहिए आपको जो इसको पुश करके इसके अंदर भेज सके, और वो पोटेंशियल ये कौन देगा, पुशिंग पावर कौन देगा? बैटरी। तो बैटरी लगाकर हमने उन वायर्स की जो इलेक्ट्रॉन्स थे फ्री वो हमने इस प्लेट को दिए, प्लेट को दे दिए। तो ये प्लेट क्या हो गई, पहले न्यूट्रल थी, आहिस्ते आहिस्ते इसमें एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्जेस हो गए। क्या हो गए? एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये प्लेट क्या हो गई? नेगेटिव चार्ज हो गई। लेट्स सी इस प्लेट के ऊपर जो है वो -10 चार्ज आ गए, तो माइनस में चार्ज होगा, -10 चार्ज आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन चलेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि आपने इलेक्ट्रॉन से 10 मतलब एक वायर से 10 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिए, उधार लेके आपने इस बैटरी को, इस प्लेट को दे दिए। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज कैसे हुई? अब देखो ये मैंने बताया, ये भी इनिशियली क्या थी? न्यूट्रल थी, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्योंकि हमने इस पर काम करवा के इसको नेगेटिव चार्ज करवा दिया, अब नेगेटिव चार्जेस इस सामने वाली प्लेट के नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल की वजह से इसमें इस प्लेट पे जो एक्सेस अमाउंट में नेगेटिव चार्जेस थे वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएंगे? वायर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन उसके वापसी आ गए। अब देखो कंजर्वेशन लॉस पूरे हो गए। आपने 10 इलेक्ट्रॉन लिए थे, यहाँ सामने वाली प्लेट ने 10 इलेक्ट्रॉन उस वायर को वापसी कर दिए, जो उधार आपने लिया था वो उधार आपने वापसी भी कर दिया। तो इसी के पैटर्न से ये क्या हो गई? ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, चले गए, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन चले गए थे तो 10 प्लस ई चार्ज आ गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरह इस प्रोसेस से ये कैपेसिटेंस चार्ज होता है कि वायर के कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लेट में, जो नेगेटिव चार्ज होती है, और उसकी रिपल्जन की वजह से सामने वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये था एक चार्जिंग मेथड ऑफ द कैपेसिटर। अब हमने कैपेसिटर की बात करी, हमने कहा हम जितना ज्यादा बैटरी के पोटेंशियल दें, बैटरी से वोल्टेज दें, उतनी ही ज्यादा ये कैपेसिटर चार्ज होगा। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं कि हमने अक्सर देखा होगा बैटरी में पोटेंशियल दी, अगर मैं इनिशियली बात करूं जब इसके दरमियान पोटेंशियल कुछ नहीं था, जीरो था, इनिशियली में बात करूं बैटरी के दरमियान में पोटेंशियल क्या था? जीरो। न्यूट्रल जब थी, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, जीरो था। अब जब जीरो पोटेंशियल था, बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा था, जिसको 12 वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट करी, 0 वोल्ट इसके दरमियान का पोटेंशियल था। अब जैसे ही बैटरी आपने कनेक्ट करी, सर्किट ओपन किया, चार्ज होना स्टार्ट होगी। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपको मोबाइल फोन यूज करते करते आपने बिल्कुल जीरो कर दिया, मोबाइल फोन डेड हो गया, बंद हो गया। अब आप उसको चार्जिंग पे लगा रहे हो, ठीक है? तो जैसे ही चार्ज पे लगाते हो आप, लगाने के फौरन बाद थोड़ी देर आप उसका टाइम नोट कर लेना, कब तक कि 0 से लेकर 10% तक चार्ज होने में। The time taken to charge the mobile from 0 to 10%। भाई आपने चार्ज करना स्टार्ट किया, ये वोल्ट हुआ, 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो गया, -1 +1, 2 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया, फिर 2 वोल्टेज बढ़ता गया, 2 वोल्ट हो गया, फिर 3 वोल्ट हुआ, फिर 4 हुआ। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ता गया, लेट्स से यहाँ 6 वोल्ट हो गया, पहले 2 वोल्ट था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। यहाँ पे कितनी है? 12 वोल्ट। अभी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का निकालो, 12 में से 2 को माइनस करो, कितना बचा डिफरेंस? 10 का। 10 का डिफरेंस है। अभी भी चार्जिंग स्पीड से होगी। फिर यहाँ पर स्पीड हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के ऊपर 6। अब डिफरेंस कितना बचा? 6 वोल्ट का। अभी भी चार्जिंग होगी थोड़ी सी। अब करते करते जब इसमें 8 या 10 वोल्ट की
पोटेंशियल हो गया। अब इसमें पोटेंशियल कितना बचा, डिफरेंस कितना बचा, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का। ये जो लाइन पॉइंट है ना, इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इसमें ये बता रहा हूं कि जितना जितना पोटेंशियल, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, चार्जिंग स्पीड उतनी ज्यादा होगी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आहिस्ता 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 कम होता जाएगा, चार्जिंग स्पीड भी डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे कि मोबाइल फोन को चार्ज करो इनिशियली 0 से 10% बैटरी पर लेके जा रहे हो, बिल्कुल बंद हो चुका था उसका मोबाइल, तो उस वक्त आप टाइम नोट करो तो बहुत शॉर्ट या बहुत क्विकेस्ट टाइम के अंदर बैटरी 10% तक चार्ज हो जाएगी। फिर आप उसको चार्ज करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, बिल्कुल लास्ट पर 90 to 100% वाली टाइमिंग नोट करें कि 90 से 100% होने में कितना टाइम लगा। जब आप दोनों 10, क्योंकि दोनों 10% है ना, और सिमिलर बैटरी को चार्ज कर रहे हो, टाइम एक जैसा लगना चाहिए, शुरू के 10% और आखिरी के 10% को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शुरू के 10% की जो चार्जिंग है वो बहुत रैपिडली होगी, तो लास्ट की जो 10% की चार्जिंग होगी वो बहुत थोड़ी सी देर में होगी एज कम्पेयर टू इनिशियल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप अगर हम इसको इस फिगर से मैं समझाता हूं आपको। इनिशियली न्यूट्रल थी ना, न्यूट्रल थी तो यहां से बैटरी को पुश करना बहुत सिंपल था। क्यों सिंपल था? क्योंकि सामने कोई रिपल्सिव फोर्स आप पे लगी नहीं रही, आपने नेगेटिव हल्का सा पुश किया चलेगा। अच्छा, वहां अब आपने भेज दिया, चले तो गए, वहां पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अब दूसरी दफा जब सेकंड वोल्ट के पोटेंशियल के हिसाब से सेकंड इलेक्ट्रॉन को जब भेजने लगोगे ना आप, तो सामने से थोड़ी सी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। किसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी? जो पहले इलेक्ट्रॉन आप दे चुके हो, जो पहले वहां नेगेटिव 1 चार्ज या 1 वोल्ट वहां क्रिएट हो चुका है, उसकी थोड़ी सी रिपल्जन फोर्स बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी आपकी फोर्स ज्यादा है, आपकी 12 वोल्ट है, आप सेकंड को भी पुश कर दोगे, चलेगा, सेकंड भी स्टोर होगा। अब जब आप थर्ड को उसमें शिफ्ट करने लगोगे बैटरी की तरफ से, तो अब आपको पहले कितनी रिपल्सिव फोर्स लग रही थी? 1 वोल्ट की, अब कितनी लगेगी? 2 वोल्ट की। लेकिन क्योंकि अभी भी आपकी 12 वोल्ट है, आपकी फोर्स अभी ज्यादा है, आप अभी और पोटेंशियल से उसको थ्रो कर दोगे, वहां पे 3 चार्ज चलेगा। ऐसे ही 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो जितना जितना आप चार्ज को देते जाओगे, उस बैटरी में चार्ज स्टोर होते जाएंगे, उतनी ही रिपल्सिव फोर्स आप पे बढ़ती जाएगी। क्योंकि यहां से फिर आपको वर्क करना उस चार्ज को, पहले चार्ज नेगेटिव मौजूद है, अब मजीद इस नेगेटिव चार्ज को पहुंचाने के लिए आपने ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और जितने ज्यादा यहाँ चार्ज स्टोर होते जाएंगे, उतना यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और जितना पोटेंशियल बढ़ेगा, दोनों को आप एक दूसरे को रिपेल उतना ही करेंगे। बैटरी का जितना पोटेंशियल है, बैटरी अपने पोटेंशियल के हिसाब से वहां पर फोर्स लगाकर चार्जेस को डेवलप करती जाएगी इसकी सरफेस पे। जितने चार्जेस डेवलप होते चले जाएंगे, उतने ही चार्ज यहाँ पर स्टोर होंगे, और इनिशियली जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, उतनी स्पीड से चार्जिंग होगी। जितना डिफरेंस कम हो जाएगा, चार्जिंग की स्पीड भी उतनी ही कम हो जाएगी। इसको सारे प्रोसेस के हिसाब से कि जितना ज्यादा वोल्ट हम देंगे, उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस में स्टोर होंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मिला that Q is directly proportional to the voltage V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा Q is equal to, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो आएगा C। C is the constant for capacitance। तो Q is equal to CV। This is the formula for the कैपेसिटर। ये आपके कैपेसिटर का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यहां से अगर हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस का आप सब्जेक्ट बनाइए, दैट Q, और V मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइड। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्जेस produced on the plate या develop on the plate to the potential difference applied to the plate। तो ये इसको हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। और इसको मैथमेटिकली भी हम लिख सकते हैं, जो कि बनेगी रेशियो ऑफ चार्जेस stored in capacitor to the potential difference applied, ठीक है, applied to the plates of capacitor। तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसका हम यूनिट की बात करें,
तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका कि C इज इक्वल टू Q इज द चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, कूलम, V इज द वोल्ट, तो कैपेसिटेंस का यूनिट होगा चार्ज या कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू फैराड। ठीक है, और फेराड जो है वो इसका ऐसा यूनिट होगा कैपेसिटेंस का, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड। फेराड को अगर हम समझाएं तो फेराड के किस तरह समझाते हैं कि 1 फेराड इज इक्वल टू द 1 कूलम चार्ज इज passing through या stored in the capacitor while the potential difference of 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 कैपेसिटर चार्ज, ये 1 कूलम चार्ज अगर आप कैपेसिटर में स्टोर्ड हो जाए तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, 1 फेराड। और याद रखिएगा 1 फेराड की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। क्यों बड़ी होगी, ये यूनिट क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें हम 1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूं तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि 1 कूलम चार्ज का मतलब होता है अराउंड 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इट्स जस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने ह्यूज अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें स्टोर करवाओगे, वो भी 1 पोटेंशियल की एनर्जी के साथ, तो फिर उस वैल्यू को हम 1 फेराड कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा यूनिट है, इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टोर कराना बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसीलिए हम जो डेली लाइफ में हम अक्सर अप्लायंसेस में कैपेसिटर देखते हैं वो होता है माइक्रोफेराड का, जैसे कि 1 माइक्रोफेराड, 1 नैनोफेराड, 1 पिकोफेराड, इस तरह के हम जो है वो मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं। माइक्रोफेराड आपको मालूम है 10⁻⁻6 फेराड के बराबर होता है। ठीक है, नैनो 10⁻⁹ फेराड के बराबर होगा, पीको जो है -12 फेराड के बराबर होगा। तो ये कुछ मल्टीप्लायर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा कैपेसिटर का टॉपिक था। इसके बाद की जो टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।